अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। क्या अमेरिका दोबारा कोई ऐसा प्लान बना रहा है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए? इस वक्त अगर आप अमेरिकी मीडिया को देखें, आलमी मीडिया को देखें, तो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि सदर ट्रंप साहब को ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, इस किस्म की तैयारियां हो रही हैं कि महदूद पैमाने पर दोबारा ईरान को टारगेट किया जा सकता है। क्या वाकई ही इस वक्त अमेरिका कोई ऐसी हरकत कर सकता है? और अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या सोच है? अमेरिका चीजों को आगे किस तरफ ले जाना चाहता है? और डोमेस्टिकली जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, वो किस हद तक सदर ट्रंप के ऊपर इस वक्त असरअंदाज होगी? उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सबसे पहले हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं फैज रहमान सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैज साहब, जरा ये बताइएगा कि क्या इस वक्त भी अमेरिका की जानिब से दोबारा ईरान के ऊपर जो हमला करने की बातें या खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, क्या ऐसा मुमकिनात में से है? जी काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, इसके दो अहम पहलू हैं इस पूरे मामले के। अगर आप उसका एक सही एनालिसिस देखें तो एक तरफ तो एक वॉर कैबिनेट है और फिर उनका एक बहुत ही क्लोज एक सर्कल है जो कि ट्रम्प साहब को घेरे हुए है। फिर उसके बाद उनके साथ एक जो बड़ी यहाँ ज़ायनिस्ट लॉबी और जो इजरायली लॉबी, खुसूसन नेतन्याहू का जो असर है उनके ऊपर वो। अच्छा, फिर इसके साथ साथ अब जब आप अमेरिकन पब्लिक की तरफ आते हैं तो वो तो बिल्कुल एक ओवरवेलमिंगली जिसे कहा जाता है, मोर देन 2/3 वो जंग के खिलाफ हैं इस वक्त। तमाम सर्वेज यही कहते हैं कि अमरीकी अवाम इस जंग के खिलाफ हैं और ये जंग इंतहाई गैर मकबूल है। और इसकी वजह से खुद सदर ट्रंप की जो मकबूलियत है वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पर, यानी तकरीबन 34%, 33% के दरमियान इस वक्त वो मौजूद है। अच्छा, अब क्या ये चीजें अनप्रेसिडेंटेड हैं कि कभी ऐसे नहीं हुआ? देखिए, अमेरिका में कोई भी जंग कभी पॉपुलर नहीं रही। तो वियतनाम की जंग उठा लीजिए, कोरिया की जंग उठा लीजिए, इसके बाद इराक वॉर, अफगान वॉर, हमेशा अमरीकी अवाम ने इन जंगों की मुखालफत की है, अक्सरियत ने। और वियतनाम का तो हम जानते हैं कि कितने बड़े बड़े मुजाहरे होते थे यहाँ, तो यहाँ पर भी वही सिलसिला है। और इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की थिंकिंग ये है, ठीक है पब्लिक हमारे खिलाफ है, लेकिन हमने जो एक काम शुरू किया है, गलत या सही, वो तो खैर उसको नहीं मानते कि गलत है, वो ये कहते हैं कि हमने बिल्कुल सही किया। अब हमको इसको एक इख्तिताम तक, एक ऐसे नुक्ते तक ले जाना है जहां हम इसको, वो जो कहा जाता है यहाँ पर कि लेट्स फिनिश द जॉब। अब उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक। इनकी टाइमलाइन क्या है, ये देखना है कि अमरीकी अवाम में इतनी सकत है, अमरीकी मईशत में इतना जोर है कि वो ये सब जो बड़े बड़े शॉक्स हैं वो बर्दाश्त कर सकता है। तो जवाब है यस, ऐसी बात है कि अमरीकी अवाम और अमरीकी मईशत इससे पहले भी बड़े बड़े बहरानों से गुजर चुकी है और 2-3 साल में फिर मामला यहाँ सही हो जाते हैं। तीसरा सवाल इसमें यह है कि क्या रिपब्लिकन पार्टी और सदर ट्रंप इस जंग के असरात से अपने आप को निकाल पाएंगे? तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उसका जवाब मैं ये देता हूं कि उस रिपब्लिकन पार्टी के लिए शॉर्ट टर्म में और सदर ट्रंप के लिए जो उनकी लेगेसी है, जिनकी प्रेसिडेंसी है, सदारत, उसके लिए बहुत ज्यादा खतरात मौजूद हैं। और उसकी वजह ठीक। यह है कि जो नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें मोस्ट लाइकली इस जंग की वजह से रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में अपनी अक्सरियत ठीक है। खो देगी और उसकी अच्छा, वजह से ट्रंप ठीक है साहब फैज साहब, तीसरी जिस तरह बार आपने भी इम्पीच हो सकते फरमाया कि वहां पे भी डिफरेंट लॉबीज हैं। ऑब्वियसली हर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं, हॉक्स भी हैं, कुछ चाहते हैं कि चीजें बेहतर हों। आपको लगता है कि इस वक्त वो एपेटाइट आपको नजर आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि एक मुआहदा हो जाए और बातचीत से मामले को हल कर दिया जाए? क्या वो वाली साइड आपको हावी नजर आ रही है, या मामले को तूल दिया जाए, ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया जाए, वो वाली साइड इस वक्त आपको ज्यादा हावी नजर आ रही है? इसमें देखिए, जो अहम पहलू है वो ये कि सदर ट्रंप की जो इस वक्त शख्सियत और उनका जो मिजाज है सदारत का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इस वक्त जो उनके आसपास के लोग हैं वो सारे यस मैन हैं, यानी किसी में इतनी सलाहियत और इतना जोर नहीं है कि वो उनसे इख्तिलाफ कर सके या उन पर तनकीद कर सके या उनको कोई ऐसा मशवरा दे सके जो कि उनके मिजाज के बरखिलाफ हो। और आपने देखा कि जिन लोगों ने भी, खुसूसन जो मिलिट्री लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसी कोशिश की, उनको फारिग कर दिया गया। कोई 30 के करीब सीनियर मिलिट्री लीडर्स जो हैं पिछले चंद दिनों में फारिग किए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये तवक्को रखना कि सदर ट्रंप को कोई उनकी काबिना या उनके आसपास के लोग उनके मिजाज के और उनके अपने प्लान मंसूबे के बरखिलाफ कोई मशवरा दे रहे हों, वो तो अबस है, यानी वैसी कोई बात नहीं हो रही। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि यहाँ पर चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी भी एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, अभी भी उनके पास बेपनाह
तादाद है कांग्रेस में दोनों ऐवानों में, तो वहां से आपको जरूर कुछ नजर आ रहा है। लेकिन क्या दोबारा जंग करेंगे? अब देखिए, दोनों तरफ से अगर आप ये देखें, खुद आज जो सुप्रीम लीडर का जो बयान आया है मुश्तबा खामनाई साहब का, वो भी एक जाहिर है कि वो अपनी पोजीशन पर अटे हैं। बल्कि अब उन्होंने तो कुछ और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि हम न्यूक्लियर इशू पर और बैलिस्टिक मिसाइल्स के इशू पर हम कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो वो एक ऐसी पोजीशन है जो कि यहाँ पर वॉशिंगटन में, जिसको मैं नहीं समझता कि कोई भी मंजूर करने को तैयार है। और उससे यहाँ के जो इनके मुखालिफिन हैं उनका हाथ थोड़ा सा कमजोर होगा, और जो एक जंगजू जो जम का जो ड्रम बजाने वाले लोग हैं तो वो मजबूत होंगे कि देखिए हम तो ये कह रहे थे कि ये तो कुछ मानने को जी। तैयार नहीं है। और ज़ाहिर है न्यूक्लियर वेपन्स की इनकी एम्बिशन जरूर मौजूद है, और यही इनका इस वक्त सेलिंग पॉइंट है। बल्कि अगर आपने अभी वो जो पीट हेगसेट की जो ब्रीफिंग रही है, हियरिंग कांग्रेस में, तो उसमें उन्होंने बार बार यहाँ बात लेके आए कि हम उनकी एम्बिशंस को बेसिकली खत्म करना चाहते हैं, ताकि वहां पर कोई ऐसा बिल्कुल भी इम्कान बिल्कुल। ना रहे न्यूक्लियर ये वेपन्स के फैसला मैं हवाले से। यही पूछना चाह रहा था आपसे कि ये जो ब्रीफिंग हुई, वहां पे जो क्वेश्चनिंग हुई, ऑब्वियसली एक तरफ जंग भी लगी हुई और बड़े सख्त किस्म के क्वेश्चन, यहां तक कि सदर ट्रंप की जो मेंटल स्टेट है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो गए। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे लोग बैठे हुए देखते हैं, उनको ये चीजें बड़ी एक तरह से अचंभा भी उनको होता है। तो ये किस हद तक एक गैर मामूली सूरत हाल है, या अमरीकी जो अवाने नुमाइंदगान में अवामी नुमाइंदे हैं वो हुकूमतों से इसी किस्म के सवालात करते हैं? जी, बिल्कुल अचंभे वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई गैर मामूली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, अच्छा, ये सारे जो आपने जिन सवालात का जिक्र किया, ये 100% पार्टी लाइंस पर हो रहे हैं। यानी वो जो अपोजिशन है, डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी किसी भी रिपब्लिकन मेंबर ऑफ कांग्रेस ने कोई भी सख्त सवाल नहीं किया, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाई, उनकी तारीफ की और उनको हर लिहाज से सपोर्ट किया। ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक जो मेंबर्स थे उन्होंने ऐसे सवालात किए, जो कि बिल्कुल ऐसी कई हर हर एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक के साथ ऐसी होता है कि जब भी उनको बुलाया जाता है, क्लिंटन को ले लीजिए, बुश को ले लीजिए, ओबामा को ले लें, हर एक के साथ हर एडमिनिस्ट्रेशन में मुखालिफ पार्टी ऐसे सवालात करती है। तो उसमें ज्यादा बहुत उसको मतलब जैसे कहा जाता है, देयर इज नो रीजन टू रीड टू मच इनटू इट। बहरहाल एक स्ट्रांग अपोजिशन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फैसला साजी के इख्तियारात इन मेंबर्स के पास है, और ना डेमोक्रेटिक पार्टी इस हालत में है, इतनी मजबूत है बाहर। जब तक कि नवंबर के इलेक्शंस नहीं हो जाते, शायद अगर उनकी अक्सरियत हो जाए तो फिर उनके पास एक बहुत बड़ा टूल आएगा। उससे पहले वो जी। फैसला साजी में बिल्कुल शामिल नहीं है। पूरा का पूरा फैसला जो होगा जंग दोबारा शुरू करने का, वो ट्रंप की जो वॉर कैबिनेट है, जो करीब तरीन साथी हैं, वही करेंगे। और जैसे कि मैंने अर्ज किया कि जाहिर है उस पर जो उनकी जी। जो प्रो वॉर लॉबीज हैं उनका बहुत बड़ा असर होगा। ठीक है। अच्छा फैज साहब, अमरीकी मीडिया को आप किस तरह देखते हैं इस वक्त वहां पे, या फिर जो इंटेलिजेंसिया है, अदीब हैं, लिखने वाले लोग हैं, वो कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? अच्छा काजिम साहब, इसमें वही तफरीक है बाएं बाजू की दाएं बाजू की। प्रो ट्रंप मीडिया, एंटी ट्रंप मीडिया बिल्कुल वाजे है। जो प्रो ट्रंप हैं, जैसे कि या प्रो रिपब्लिकन, या जिसे कहते हैं दाएं बाजू का मीडिया, जिसमें फॉक्स सर फहरिस्त है, वहां आप ये देखते हैं कि 100% इस जंग की हिमायत और ट्रंप की हिमायत बिल्कुल आपको नजर आती है। वॉशिंगटन पोस्ट हुआ या कुछ और जो दाएं बाएं बाजू के जो अखबारात हैं या मीडिया है, वहां आपको मुखालिफत नजर आएगी। एक अलबत्ता इसमें एक्सेप्शन जरूर है, वो है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसको रिवायती तौर पर दाएं बाजू का अखबार समझा जाता है। लेकिन वहां पर आपको बहुत ज्यादा ट्रंप मुखालिफ एडिटोरियल्स और मजामीन और खबरें नजर आते हैं। तो वहां पर एक डिफरेंट आपको एक व्यू नजर आता है, और जो कि जंग मुखालिफ है। लेकिन ओवरऑल जो तकसीम है वही है जो कि माशरे में है यहाँ पर, कि दाएं बाजू और बाएं बाजू। जी। अच्छा, यहाँ पर जो देखिए काजिम साहब, जो दाएं और बाएं की जो तफरीक है, वो हमारा जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का, वहां से मुख्तलिफ है। हमारे पास दाएं बाजू जो है वो समझा जाता है कि जो प्रो रशिया या कम्युनिस्ट हों या सोशलिस्ट हों तो वो बाएं बाजू के हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। बाएं बाजू और दाएं बाजू का मसला ये है कि यहाँ पर एंटी वॉर और प्रो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह वगैरह। जाहिर है वो इस वक्त नहीं है कि बहस में जाया जाए। लेकिन जैसे कि आपने जी। सवाल किया, जी। जी। तो उसका जवाब यही है कि जो तफरीक बिल्कुल वाजे है कि जो प्रो ट्रंप और एंटी ट्रंप में। ठीक है। फैज रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हम रहे थे वाशिंगटन से, फैज रहमान साहब तफसीलात बता रहे थे कि इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी क्या सोच रही है,
अमेरिका की हुकूमत क्या सोच रही है और अमेरिका के अंदर लोग इस जंग के हवाले से क्या ख्यालात रखते हैं। अच्छा, जहां पे अमेरिका ईरान इससे मुतासिर हो रहा है, मशरिक वुस्ता वो रीजन है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो ममालिक हैं वहां से तेल की शिपमेंट्स रुकी हुई हैं, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो मशरिक वुस्ता के जो ममालिक हैं वो इस वक्त अब तक की जो सूरत हाल है उसको कैसे देख रहे हैं, इसी पे गुफ्तगू करने के लिए माहिर उमूर मशरिक वुस्ता जनाब मंसूर जाफर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम पहले वॉशिंगटन में बात कर रहे थे मंसूर साहब, और वहां पे ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तकसीम भी नजर आती है, लेकिन अभी भी लगता है ऐसे है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक जंग भी शुरू कर सकती है, मामलात को वो अभी संभाल भी सकते हैं। अब इसमें जो तीसरा एक फरीक है वो मशरिक वुस्ता के ममालिक है, ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, बाकी जो दीगर फरीक हैं वो तो सबको पता है, लेकिन जो मशरिक वुस्ता के ममालिक हैं वो इसको कैसे देख रहे होंगे, उनकी इस वक्त क्या सोच होगी, वो क्या चाहते होंगे, क्या चीज उनको सूट करती है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि असल फरीक अगर देखा जाए वो ईरान के बाद अगर कोई बनता है रीजन में तो वो यही जीसीसी कंट्रीज हैं, मशरिक वस्ता के ममालिक हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि इस वक्त वो कोई क्लियर कट पॉलिसी जो है अख्तियार करने से कासिर दिखाई देते हैं, और उनके यहाँ भी जो चीज आपको वाशिंगटन में ऑब्जर्व की है, एक तकसीम का अमल, वही फेनोमेना जो है आपको जीसीसी कंट्रीज में दिखाई दे रहा है। खासतौर पे अगर आप भी रिसेंटली देखिए कि वहां पे यूएई ने जो एक बड़ा दूररस नताज का हामिल एक इकदाम किया है, खासतौर पे बतौर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री उस ऑयल कार्टेल से उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है, जिसे ओपेक या ओपेक प्लस कहते हैं। तो ये उस तकसीम की सबसे बड़ी वाज़ेह निशानी है। और उसके साथ साथ अभी रिसेंटली ये जो जीसीसी कंट्रीज का इजलास हुआ है सऊदी अरब में, वहां पे भी कोई एक जिसे दो टोक मौकफ कहना चाहिए वो कोई देखने को नहीं मिला। और बिलखसूस इस कजिए के हवाले से वही रिवायती करारदादे, वही रिवायती रेहॉट्रिक और साइड लाइन पे जिस अंदाज से फोटो सेशंस, उसके अलावा कोई ऐसा दो टोक मौकफ के जिसके नतीजे में कहा जाए कि खित्ते के ममालिक ने अपने लिए कोई अपना सिक्योरिटी पैराडाइम विजिट किया है, रिविजिट किया है, या अपने जो मिलिट्री डॉक्ट्राइन है उसमें कोई तब्दीली लेकर आए हैं। क्योंकि अब भी उनकी सुई उसी अतार के लौंडे से दवा लेने पर अटकी हुई है जिसने पहले भी उन्हें ज़लील ख्वार किया है, उनकी सिक्योरिटी को ताराज किया है। अब भी इस वक्त तक उन्हें इस अंजाम के बाद भी जो है इस बात के यानी कोई थिंकिंग डेवलप नहीं हुई कि उन्हें अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन को विजिट करना है। तो अब सूरत हाल लेकिन जब ऐसी हो तो वहां से फिर आप यानी ईरान का एक लिहाज से पहलू या जो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको स्ट्रेंथ है वो तो आप दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि उन्होंने अपना ये जो जिसे वो नाम देते हैं खास दिन के तौर पे मनाते हैं खलीज फारस के अंदर, उनके 400 साल का जो कब्जा 400 साल पहले जो उन्होंने पुर्तगालियों से कब्जा छुड़वाया था, हिसाब ने हुर्मज का नहीं नौरोज तो उनका ईद का मकाम है, ये अभी आज जो मनाया जा रहा है खलीज का दिन उसको वो कहते हैं, फारस का दिन। तो उस पर उन्होंने जो खासतौर पे जो उनके रहबर आला है उनका जो स्टेटमेंट आया है, अगरचे वो एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ही था, थ्रू टीवी चैनल्स ही ब्रॉडकास्ट हुआ है, लेकिन उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो बड़े ही मैं समझता हूँ एक उसमें विल दिखाई देती है, एक अज़्म दिखाई देता है, और उसमें हकीकी मानों में लग रहा है कि ईरान जो है वो अभी भी अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है जिसमें आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, यानी वहां पर जो ब्लॉकेड है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और अब भी वो आबनाए हुर्मुज़ को उसी तरीके से एक सेक्रेट ट्रस्ट के तौर पे गार्ड करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ तो उस स्टेटमेंट में न्यूक्स के बारे में भी कहा है कि अब न्यूक्स को अपने आबनाए हुर्मुज़ को और दीगर जो सिक्योरिटी उनके एसेट्स हैं उनको उसी तरह हिफाजत करेंगे जिस तरह अपने असासाजात की हिफाजत की जाती है। अब आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात का जोर डाला जाना है उसकी भी एक मैं समझता हूँ ईरान का मौक़िफ़ जो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया गया है। अच्छा, जिस तरह आपने मंसूर जाफर साहब फरमाया कि ईरान का जो स्टांस है उसमें भी आपको थोड़ी सी सख्ती नजर आ रही है, अमेरिका की जानिब से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हम एक और जंग करने के लिए तैयार हैं और मंसूबा भी तैयार हो चुका है, प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं। तो आपको लगता है कि दोबारा ये जंग शुरू हो सकती है, अमेरिका की जानिब से दोबारा स्ट्राइक्स का आगाज हो सकता है? देखिए जी, रेहॉट्रिक की हद तक तो रोज ही जंग शुरू होती है, रोज ही बंद हो जाती है। लेकिन अब आपने जिस वाशिंगटन का जिक्र इब्तिदा में अपने सवालात में किया, उस वाशिंगटन के अंदर जिस अंदाज से डिफेंस कमेटी की जो हेयरिंग हुई है उसमें वजीर दिफा समेत आर्मी चीफ उनको जिस तरह ग्रिल किया गया है, उनके साथ जो खींचातानी की है उनके सियासी मुखालफिन ने, मैं समझता हूँ वो बड़ा आई ओपनर है। उसको देखते हुए तो नहीं लगता कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है
जंग का दरवाजा दोबारा खोलेंगे, और बिलखुसूस एक ऐसे माहौल में कि जब उन्हें अपनी पुरानी जंग का जो 25-26 बिलियन डॉलर का वो कहते हैं कि खर्चा हमने कर दिया है, और उसका कोई टेंजिबल रिजल्ट वो अपने अवाम के सामने, अपने वोटर्स के सामने, अमरीकी अवाम के सामने उस टैक्स पेयर मनी का नहीं पेश कर सके हैं। ऐसे में वो नई जंग के हवाले से क्या करेंगे? और बिलखुसूस जो इस वक्त चीन का दौरा इस वक्त बिल्कुल सर पे खड़ा है, वहां पर जाने के लिए जो एक माहौल दरकार है, खासतौर पे जो पीस ऑफ माइंड या कम से कम एक ट्रैंक्विलिटी इस रीजन में चाहिए, क्योंकि आपके इल्म में है कि तकरीबन चीन की जो 80-90% तवानाई की जरूरियात ईरान इसी रीजन से पूरी की जाती है। ऐसे में किसी ऐसे मुल्क को जहां से चीन को एक पूरी बैकबोन सपोर्ट मिलती है, वो अपनी तवानाई की जरूरियात के हवाले से उनको दीवार के साथ लगा के या उनको जंग में उठाकर डोनाल्ड ट्रंप साहब चीन में कोई ज्यादा रेड कारपेट वेलकम जो है वो तवक्को ना रखें, क्योंकि चीन इस मामले में, कारोबारी मामले में वो बहुत यकरुखा है। उसको कहने को तो उनका एक कम्युनिज्म और सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वो एक आम सरमायादार मुल्क, एक आम कैपिटलिस्ट थॉट जो है उसकी रिफ्लेक्शन उनके सामने आती है जब कारोबारी मफादात आते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बात बखूबी मालूम है, इसी वजह से उन्होंने मार्च में भी अपना दौरा जो है वो डेफर किया था, इस ख्याल से कि शायद ये जंग किसी करवट बैठ जाए। लेकिन क्योंकि उनके अपने ट्वीट्स बंद नहीं होते हैं, उनकी अपना जो एक जिस अंदाज से वो चीजों के साथ प्ले करते हैं वो आज तक उसी अंदाज से जारी है। तो यही वजह है कि ईरान को मौका मिलता है और ईरान अपना होमवर्क जो है वो मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी बैकएंड पे बड़ा इफेक्टिवली करता रहता है। ठीक है मंसूर जाफर साहब, आपको ऑब्वियसली इस तरह के मामलात को प्रेडिक्ट करना तो आसान नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर चीजों को देखें, आप लगते हैं कि आज हम 2 हफ्ते जो पहले पोजीशन थी उससे बेहतर पोजीशन में बैठे हुए, मुआहदे के ज्यादा करीब हैं, या वक्त गुजरने के साथ साथ हम मुआहदे से दूर होते जा रहे हैं? मैं समझता हूँ जी सिर्फ एक नुक्ता है जिस पर अगर इस वक्त दोनों फरीक, ईरान तो यकीनन उस पर अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि हम साइमल्टेनियसली आपने हुर्मुज़ खोलने के लिए और अमेरिका अपनी ब्लॉकेड खत्म करने के लिए तैयार हो, तो हम नेक्स्ट डे ग्राउंड 2-0 जो है वो फ्रेमवर्क के हवाले से वो करने को तैयार हैं। उसमें न्यूक्स भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त ईरान जो है वो चाह रहा है कि न्यूक्स को पहले डिस्कस किया जाए, क्योंकि वो जिस कांग्रेस से उन्होंने मंजूरी लेनी है फर्दर बजट की या अपने उस पूरे प्रोसेस की, वहां पे वो एक ट्रॉफी लहराना चाहते हैं, दिखाना चाहती है। ये देखिए जी, हमने ओबामा से बड़ी डील कर ली है, ओबामा से बड़ी बात कर ली है, ओबामा ने तो उनको इतने पैसे फ्रीज कर दिए थे, हमने तो उन पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी है, मजीद उनकी कंपनियां जो जेरे बार कर दी हैं। तो ऐसे में ईरान पर बड़ा दबाव बढ़ गया है, तो लिहाजा हमारी बैकिंग की जाए, हमें वो बजट वो दिया जाए ताकि हम ईरान को हकीकी मानों में उसको मजा चखा सके। तो अब ये ट्रॉफी उनके हाथ अभी नहीं आ रही है, ईरान अपने उसी असूली मौक़िफ़ पर कायम है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में इस वक्त जो हाहाकारी मची हुई है, खासतौर पर अभी जो खाम तेल की कीमतों में इजाफा, चाहे वो बरतानवी हो, अमेरिकन हो, उसमें स्काई राइजिंग जो है प्राइस, और अभी तो जो इतलात पाकिस्तान के हवाले से आ रही हैं, एक मसनूई किल्लत जो है इस वक्त मार्केट में पैदा की जा रही है, कि जिसके नतीजे में इम्कान है, गालिब इम्कान है कि शायद कल हुकूमत कोई तेल की कीमतें दोबारा रिवाइज करने जा रही है। तो ऐसी सूरत में यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो इसका एक इकोनॉमिक फॉल आउट आएगा, वो शायद बाकी ममालिक तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे और एक इंतहाई जहाँ बहुत बड़ी तादाद खतरे गुर्बत से नीचे रहती है, उन लोगों की तो बिल्कुल आज भी पेट्रोल पंप्स के ऊपर दोपहर से लाइनें लगी हुई और लोग ये प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर के जनाब क्या कल क्या होगा या कल क्या नहीं होगा, हुकूमत तेल की कीमतों में इजाफा करती है या नहीं करती। मंसूर जाफर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे पेट्रोल की प्राइसेस और दीगर जो मामलात हैं सियासी नौयत के पाकिस्तान के अंदर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। जिस तरह ब्रेक से पहले आपने कहा कि आप थोड़ी सी बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों की और पाकिस्तानी सियासत की, और इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नईम। और मुस्लिम लीग नून की MNA शुमाइला राना साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। शुमाइला आपका भी शुक्रिया। पंजोता साहब आपकी इजाजत से जरा मैं शुमाइला साहिबा से शुरू करना चाहूंगा। शुमाइला साहिबा, कल वज़ीर आज़म साहब ने वो कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें पेट्रोल की कीमतों का जिक्र किया और अब दोबारा इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है, और आज ही पेट्रोल पंप्स के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं और आपने भी कहा था कि हमारी जितनी मर्जी होगी हम कर देंगे, आप क्या कर सकते हैं। ऑल्दो कि वो आपका थोड़ा सा सियाक व सबाक से हट के क्लिप चलाया गया था। तो कल का क्या प्रोग्राम है हुकूमत का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जो स्पीच में ये बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि हमने पहले भी कौम को तन्हा नहीं छोड़ा था और अब भी कौम को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मुश्किल वक्त में जो कौम है वो अपनी रियासत और सियासत के साथ खड़ी होती है, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ये फ्यूल प्राइसेस और क्राइसिस जो चल रहे हैं, उससे मेरा ख्याल है कि आज पाकिस्तानी बच्चा जो है वो बाखबर है, और पाकिस्तान ने दुनिया में अमन लाने की काविश की। पाकिस्तान जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक आप ये सोचे कि हमें, हमारे लिए कितनी ये फख्र की बात है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान एक अमन का दाई बन के सामने आया है, अमन का सफीर बन के सामने आया है। और पाकिस्तान को जो सफारती महाज के ऊपर कामयाबी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो इससे पहले पाकिस्तान के हिस्से में इतनी इज्जत और इतना वकार और इतना जो है वो कामयाबियां पहले नहीं थी। अब मैं ये समझती हूँ कि जब ये सब मामलात हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की जो क्राइसिस है वो पूरी दुनिया में है, उसने पूरी दुनिया की मईशत को हिला के रखा हुआ है। इसमें वो ममालिक भी शामिल है जो खुद तेल पैदा करने वाले ममालिक की सफ में शामिल है। वहां भी पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ, और हम अपनी अवाम को, अपने लोगों को, और जो मतवस्त तबका है उसको बिल्कुल इसमें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जो सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी जो वजीर आजम ने और वजीर आला ने जो कफायत शुआरी मुहिम का आगाज किया था, वो उसी तरह ही चलेगी। आपकी बसेस जो है वो आपको फ्री लेके जाएंगी। मैंने जो क्वेश्चन किया था शुमाइला, कल क्या पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो सकता है? जी, इस बात का मुझे नहीं पता, और मैं तो बिल्कुल मैं तो क्या, हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा और वजीर आजम अपनी आवाम पे बोझ डालने के हक में नहीं है, और इसीलिए तो हमने 129 अरब की सब्सिडी दी थी। इसीलिए हमने टारगेटेड सब्सिडी का जो है वो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो निकाला था कि हम टारगेटेड सब्सिडी देंगे, जो कि उम्रा और इशराफिया तो शायद अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आम आवाम जो है, जो मोटरसाइकिल वालों को सस्ता देना था, पेट्रोल और सब्सिडी देनी थी, वो लोगों ने अवेल करना शुरू कर दी है। जी बिल्कुल की है, और आपने देखा, ये अभी आपको मैं बताऊं कि हमने इसमें नादरा एंड आईटी की जो आईटी की वजीर हैं शजरा साहिबा, उन्होंने हमें ये बताया था कि एक खतीर रकम जो है ट्रांसपोर्टर, बोट्स, किसान और बाइक की मद में जो जिनको फ्यूल मुहैया करना था, उनको जो किस्त है वो जा चुकी है, और वजीर आजम खुद सर पे बैठ के उन्होंने इसका पहरा दिया है, ताकि जो तरसील है। और दूसरी बात यह है कि इस तमाम क्राइसिस में आपको एक बात काजवी साहब, शुमाइला आपके पास वापस आऊंगा, जरा मुझे पंजोता साहब को भी शामिल करना है। पंजोता साहब, आपने सुना कि अब आलमी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि हो सकता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़े, लेकिन हुकूमत जिस हद तक मुमकिन है रिलीफ दे रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपने मौका दिया। तो काजी साहब, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो पेट्रोलियम या डीजल में आता हूं आपके पास, आलमी मंडी के अंदर आज भी आलमी मंडी के अंदर कीमतों से कम कीमतें हैं वहां पर, लेकिन उस वक्त जब 150 पर पहुंचा था तो ये सारे शोर मचा रहे थे कि पेट्रोल महंगा वजीर आजम चोर, डीजल महंगा वजीर आजम चोर। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा था, कोई ईंटें बांध के आ रहा था, लेकिन आज ये डिफेंड करते नजर आ रहे हैं जी कि देखें आलमी मंडी के अंदर कीमत बढ़ गई है, आज भी कम है। उस वक्त 150 पे था, ये शोर मचाते थे, लेकिन आज खुद 400 पे करके कहते हैं जी कि अगर हम और भी बढ़ा लेंगे तो आप हमारा क्या कर लेंगे। यानी एटीट्यूड भी इनका यही है, और अंदाज भी इनका यही है, गुफ्तगू भी इनकी यही है, और काम भी इनके यही है। इन्होंने अपनी जेबें बटोरी हैं, कोई और कुछ नहीं किया। आपके सामने मामला है सारा कि पेट्रोलियम लीवी की मद के अंदर 107 रुपए इन्होंने जो है उसके ऊपर जो है वो लिया है। ठीक है, तो ये ना लेते, ये छोड़ देते, ये कहते हैं हम सारे टैक्सेस जो हैं, आपने कहा है कि हमने 129 अरब रुपया दिया, अवाम को कहां दिया है, किधर लगाया, उससे अवाम को क्या फायदा दिया है, किसकी जो है वो टैंकी आपने फुल कराई है, डिटेल्स देना, यहां बताएं
कौन से किसान को आपने खुशहाल कर दिया? 3500 रुपए आपने एक मन गंदम की कीमत रख के, और आप कह रहे हैं कि हमने आवाम को रिलीफ दे दिया है। इमरान खान के दौर के अंदर 3900 रुपए मन थी, और उस वक्त डीजल की कीमतें क्या थी, बीज की कीमतें क्या थी, खादों की कीमतें क्या थी, जो आज उस्मान को छू रही हैं। और आप कह रहे हैं कि आज भी आप 3500 के हिसाब से लें, और हमने 1500 रुपए एक किसान को सब्सिडी दे दी है। आपको पता नहीं है कि 12,000 रुपया गंदम की एक जो एकड़ फसल है उसकी कटाई के ऊपर खाली लगता है। तो आपको कौन फिक्र आके बताता है? आप शिजरा ने फलानी बात कर दी, शिजरा को पता है कि ग्राउंड के ऊपर किसानों का क्या हाल है। आज किसान जो है वो आंधी तूफान अलग, बारिशें अलग, उससे उसका फसल अलग हुआ है, और फिर आप रेट नहीं ले रहे। रेट जो सरकारी मुतय्यन की है उसके मुताबिक भी नहीं लिया जा रहा है। कोई 2800 की दे रहा है, कोई 2900 की दे रहा है, कोई 2600 की दे रहा है। इस रेट के अंदर फसलें जाकर बेच रहे हैं। आप जाएं, जाकर ग्राउंड पर किसानों से गुफ्तगू करें, लाइव मुनाज़रा करें, लाइव गुफ्तगू करें। वो आपको बताएं। आप सनतकारों के पास जाएं जो जहां सनतें छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आप सरमायाकारों के पास जाएं जो यहां से सरमाया लेकर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कानून है ना इंसाफ है। यहां पेट्रोल भी आप अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको पता है हम जितना बढ़ा लें हम क्या करना है, क्योंकि आप वोट के जरिए तो आए ही नहीं है। तो लिहाजा आज भी जो ये कह रहे हैं ना कि हम दिल पे पत्थर रख के और बड़े ऐसे फैसले कर रहे हैं कि हमें बड़ी तकलीफ है, कहां तकलीफ है? आप आवाम की जेब से पैसा निकाल के आप पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल, आपको तो फिक्र ही नहीं है। जी शुमाइला, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं आपको यही कहना चाह रही हूं कि इनका काम है, इन्होंने अच्छे काम को भी जो है वो तनकीद की निगाह से ही देखना है। शायद इनकी नौकरी पक्की करने के माजरत के साथ चक्कर में होते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर तो आपने जब अपनी दौरे हुकूमत में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाकर अपनी जेबें भरी थी, तो फिर आप हमारे पर भी बात कर सकते हैं। ये तो फिर आपके ऊपर भी ये सवाल आता है कि आपने फिर अपनी जेबें भरी थी, अवाम को आपने उल्लू बनाया था। और दूसरी बात यह है कि खान साहब ने खुद जलसे में कहा है कि ईरान की अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो पेट्रोल जो है वो इतना महंगा हो सकता है। ये बातें तो उन्होंने पहले की हुई हैं। और मुझे बताएं आप इस बात का कि ये हुकूमत, मेरी बात सुने, जो पेट्रोल की कीमतों में और पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ था वो पाकिस्तानी हुकूमत की नेग्लिजेंस नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत की कहीं कुताही नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत की कहीं पे नलायकी नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा कि ये इंटरनेशनल एक इशू है और दो ममालिक के दरमियान। जी बिल्कुल ठीक है शुमाइला, ये इंटरनेशनल 28 दिन का ये कह रहे थे स्टॉक है, उधर जंग शुरू होती है, इन्होंने जंग का बहाना बना के पेट्रोल वो स्टॉक तो पहले दे लेते उस रेट के ऊपर, और अभी भी आप क्यों टैक्सेस ले रहे हैं? आप टैक्सेस खत्म करें। जो मेन आज भी जितने आप ऊपर टैक्सेस और सारे चार्जेस डालें, अगर वो सारे हटा दिए जाए ना तो 250 रुपए से ऊपर तेल की कीमत नहीं। चलें, एक सारी आपकी जेब में जा रही है, सड़कें बना रहे हैं और उसमें से पैसे आप कमा रहे हैं। एक जरा ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अच्छा पंजोता साहब, आज खान साहब का मुकदमा भी लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और दूसरा आपकी जमात ने, वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट बार ने चैलेंज कर दिया उसको, पर आपकी जमात के रहनुमा भी साथ थे, जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर, इन दोनों मामला पे, मुकदमे में और दूसरा जो ट्रांसफ़र वाला मामला है उसमें पार्टी क्या कर रही है? देखें, सबसे पहली बात यह है कि खान साहब के मुकदमे जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे उनमें खान साहब को इंसाफ नहीं दिया गया, और जिस जज ने इंसाफ देने के लिए कोशिश की, जिसने कहा कि फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, जिसने कहा कि हम मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे, जिसने लेटर लिख गया, उसके खिलाफ किसी को घर भिजवाया गया जेली डिग्री के मामले के अंदर, किसी की जो है वो तरमीम के जरिए ट्रांसफ़र किया गया। अब रिसेंटली आपके मिसाल सामने है कि 3 जजेस का जिस तरह ट्रांसफ़र किया गया और जिसमें उनकी जो है मर्जी भी नहीं शामिल की गई। हालांकि एक जज साहब ने कहा कि मैं इसमें अपनी जो है मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराना चाहता हूं, और उस वक्त आज़म नज़ीर तारा साहब कह रहे थे कि वो जज से पूछ लिया जाएगा, या अगर वो बताना चाहेगा कि मेरी इस रीज़न की वजह से ना ट्रांसफ़र किया जाए या कोई तफसीलात लेना चाहेगा तो उससे किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं किया गया। इमरान खान साहब के आज जो केसेस लगे हुए थे उसमें आज अपीलों को लगाया गया था। हमने पहले दिन से ये कहा कि आपने 1 साल टाइम हो गया, 14 माह टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा, तकरीबन 14-15 माह आप खान साहब के केसेस को जो है वो नहीं लगा रहे। जमानत की दरखास्त लगाने की जगह पर अपील को लगा दिया गया। हालांकि एक असूल तय है कि पहले आप जमानत का केस सुनते हैं, उसके बाद आप अपील, क्योंकि अपील के ऊपर एक टाइम होता है। और अब तो एक अर्जेंट मामला आ गया कि उनकी सेहत के हवाले से पूरी कौम को जो अपडेट मिली है खान साहब की आंख और बीबी साहबा की,
उस नोईद को देखते हुए फौरी तौर पर होना चाहिए था कि बेल को पहले सुन लिया जाए और अपील आराम से। अब देखें तोशाखाना 1 के अंदर जब सजा दी गई थी तो उस वक्त जमानत पहले सुनी गई थी और अपील को नहीं सुना गया। हालांकि बार बार हम कहते रहे कि अपील को सुन ले, उस वक्त इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि उस बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की गई थी, यानी नाअहली की गई थी कि इमरान खान साहब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट ना कर सकें। अब जब उस वक्त आप अपील नहीं सुन रहे थे कि इमरान खान साहब अहल ना हो जाएं, वो इलेक्शन ना लड़ लें, और नवाज शरीफ साहब को आपने हाई कोर्ट का अमला भिजवा कर वहां जमानत भी दे दी और उनको अहल भी कर दिया, तो हम कह रहे थे कि ये नाइंसाफी, आप ऐसा ना करें, आप उनकी अपील सुने। उस वक्त नहीं सुन रहे थे, उस अपील को आज भी नहीं सुना गया। उसको क्रॉस करके आप जंप लेकर उसके दरमियान एक और सजा, उसको भी क्रॉस करके आप सीधे इस केस के अंदर अपील को सुनने जा रहे हैं ताकि इसमें प्रोसेस को लटकाया जा सके 3 महीने 4 महीने। और दूसरे इसके अंदर रीजन ये थी कि अपील अगर यहां से खारिज होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये नहीं जाएगा मामला, ये आईनी बेंच के सामने, आईनी अदालत के सामने जाएगा। और आईनी अदालत में भी आपने अपनी मर्जी से 26वीं तरमीम के बाद, क्योंकि वो आईनी अदालत बनी, अपनी मर्जी के जज बैठाए हुए हैं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद, तो वहां भी मामला जाए और मोहर लग जाए कि खान साहब और बीबी साहबा दोनों पक्के जेल के अंदर हैं। आज भी ये जब बात की गई कि मेडिकल बुनियादों पर आप जमानत सुने, उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं शो करवाया, बल्कि आज मुझसे पूछा गया कि क्या रिलीफ मिला है। मैंने कहा रिलीफ यही मिला है कि सोहेल अफरीदी साहब को सलाम का जवाब मिल गया। ये ऐसे अदालतें जो हैं वो, मैं जरा शुमाइला को भी शामिल करूं। शुमाइला, ये मुलाकात नहीं हो सक रही और खान साहब को अब तक 4 दफा अस्पताल ले जाया गया है, उनकी आंख में इंजेक्शन भी लगे, लेकिन गुज़िश्ता 5 माह के दौरान ना बहनों से मुलाकात करवाई गई, ना जाती डॉक्टर से मुलाकात करवाई गई। ये जो तनकीद हुकूमत पे हो रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हर कैदी का बुनियादी हक है कि उनको तमाम सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर हों और उनकी मुलाकात, और इसके ऊपर हमें तो कोई एतराज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब को तमाम तर सहूलियात जो A क्लास में के जो कैदी हैं उनको भी शायद वो मुयस्सर नहीं होती जो खान साहब को अंदर सहूलियात मुयस्सर हैं। दूसरी बात यह है कि उनके बेटों से उनकी फोन पर बात करवाई जाती है, उनकी अहलिया की उनसे मुलाकात होती है। और अब अगर पूरा उनका खानदान और कुंबा सियासत करने के लिए और अपनी दुकान चमकाने के लिए वो जेल का सहारा लें, तो मेरा ख्याल है कि ये वो कैद काट रहे हैं, वो कोई अपने मतलब आबाई घर में तो है नहीं। दूसरी बात ये है, यहाँ पे आपने कहा कि वो 4 दफा जा चुके हैं हॉस्पिटल, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत को भी उनकी फिक्र है और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर खान साहब को कोई तकलीफ है तो उसको फौरी तौर पे उसका अजाला किया जाए। उन्होंने जब अपनी आंख की तकलीफ के बारे में बताया तो वो रात के टाइम पे ही जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको बड़ी हाई हुकूमत ने सिक्योरिटी के अंदर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी कंसेंट के साथ डॉक्टर्स ने वो प्रोसीजर शुरू किया, उनको बताया गया कि जी ये मामलात है। उसके बाद जब इनके कुछ रिजर्वेशन सामने आई थी तो उस वक्त हुकूमत ने फिर उनके मुआलिजीन को और जो अशूबे चश्म के माहिर डॉक्टर हैं जो उनको जिनकी अंडर ट्रीटमेंट है खान साहब, उनसे उनकी मुलाकात करवाई और वो 1.5 घंटा वो मुलाकात भी रही और उसमें उन्होंने इत्मीनान का इजहार भी किया कि अगर मैं अगर इलाज करती, अगर खान साहब वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर वो मेरे अंडर ट्रीटमेंट होते तो शायद मैं भी यही तरीका इलाज और यही मेडिसिन और यही चीजों को करती, क्योंकि इसका इलाज ही यही मुमकिन है। तो इलाज के ऊपर तो आप कोई बात ना करें खुदा ना खास्ता। और दूसरी बात यह है कि उनकी बिनाई जो है वो मुतासिर नहीं हुई, उनकी बिनाई पहले से बेहतर हुई है। अगर खान साहब की बिनाई जाने की किसी की ख्वाहिश है तो इनकी ख्वाहिश है, वो हमारी हुकूमत की या हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हम उनकी सेहत के लिए भी खान साहब की और उनकी आंख की बिनाई के लिए भी दुआगो है और उनकी बिनाई बिल्कुल ठीक है। 80% से ज्यादा वो इस उम्र के इस हिस्से में देख सकते हैं। शायद कि मुझे भी उस तरह से क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि हमें हर मामले को नईम का उस पर कमेंट लेना चाहूंगा। नईम, एक तो आपकी बात पे जो तनकीद हो रही है, ठीक है शुमाइला, थैंक यू। मैं जरा नईम का छोटा सा कमेंट ले लूं। आपकी जमात पे तनकीद ये हो रही है कि आप लोग तो 20 बंदे अडियाला के बारे इकट्ठे नहीं कर सकते। खान साहब की बहनें हर दफा कहती हैं जी 10,000 बंदा है, तो इतने बड़े जलसे KPK में तो कर लेते हैं, ना सोहेल अफरीदी आता है ना दीगर क़यादत आती है, खान साहब की बहनें अकेली जमीन पे बैठी होती है। बिल्कुल, मैं हर हफ्ते वहां मौजूद होता हूं। आप तो होते हैं, सलमान राय साहब भी थे, गौर भी थे, उनकी सबसे बड़ी जमात है लोग। क्या देखिए उतने लोग होते हैं? देखिए बहुत दफा लोग आए, 2.5 साल से लोग आ रहे हैं, वहां जो भी बंदा जाता है गिरफ्तारियां की
की जाती हैं, गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। अभी भी हमारे वर्कर्स जेलों के अंदर हैं। आज उनको पेश किया हुआ 23 लोगों को पेश किया गया था। नादिया खटक जो है हमारी वर्कर हैं, उसके हस्बैंड को इस वक्त गिरफ्तार किए हुए और हमारे एमपीज को गिरफ्तार किया हुआ है। तो एक जुल्म है, जबर है, फस्तायत है, तो एक डर खौफ भी है। दूसरा ये है कि हम देखें जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज पीटीआई ने 2.5 सालों के अंदर की हैं, कोई जमात आज तक इतनी एक्टिविटीज इस तरह के जबर के अंदर नहीं कर सकी। नवाज शरीफ साहब खुद कहते थे कि मुझे जब निकाला गया तो कोई बंदा ही बाहर नहीं निकला। दूसरी तरफ देखें जो इन्होंने बात की है कि आंख के हवाले से हम बता सकते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का क्या हाल है। इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं कि उनकी आंख के अंदर नजर नहीं आ रहा। आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई सर्जन है, आपके पे ऊपर कैसे यकीन? आपने तो ये, आपकी जमात ने ये कहा कि इमरान खान को गोली भी नहीं लगी थी। आपकी जमात ने ये कहा था कि ये झूठा जो है सारा इन्होंने कार्रवाई की है। तो आप पे कैसे? आपने तो लोगों पर गोलियां चलाई, आपने उनको नहीं माना। ठीक है, तो जो ये बात की है ना कि कौम को हम तना नहीं छोड़ेंगे, कौम को आपने किसी खाते का नहीं छोड़ा, कौम को आपने पहले भी लूटा, आज भी लूट रहे हैं, और कौम चाहती है कि आप हमें हमारी माफी दे दें, हमें हमारी जान छोड़ दें और मेहरबानी करें, जहां आपका ठिकाना है आप वहां जाए। चलें, शुमाइला और नईम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की फॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।